हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अकाउंट्स भी साथ में चलता रहेगा, इकोनॉमिक्स भी साथ में चलती रहेगी। तो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले सबसे पहले आज हम जान लेते हैं दो वर्ड्स के बारे में जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा और इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जो है माइक्रो वर्ड और दूसरा है मैक्रो वर्ड, है ना। माइक्रो और मैक्रो के बारे में आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि ये होता क्या है। जैसा हम और आप सभी लोग ये जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी कि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, किसी एक के बारे में कोई भी बात कर रहे हो तो वो हो गई हमारी माइक्रो। और जब हम बात करेंगे होल की, ठीक है, यानी कि अगर उससे रिलेटेड पूरे एक एग्रीगेट्स की टोटल की तो बात होती है मैक्रो की। अब माइक्रो के बारे में ऑलरेडी क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताते चलें कि जब हम किसी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जैसे मेरी सैलरी होगी, ठीक है, मेरी इनकम हो गई, मुझसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बात की जा रही होंगी वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरे नेशन की बात करते हैं, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्शन क्या है। तो जो कुछ भी हम बात करेंगे नेशनल से रिलेटेड वो सारी बात होती है किस चीज़ से, माइक्रो की। अब जब माइक्रो की बात आ रही है तो यहाँ पर माइक्रो के बारे में थोड़ा सा हम समझाते चलें कि ये जो वर्ड लिया गया है माइक्रो, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में इसको कहा जाता है मैक्रोस, ठीक है, इसको हम लोग मैक्रोस बोलते हैं। इस मैक्रोस को हम लोग जो ग्रीक वर्ड में बोलते हैं इसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये हमेशा बड़ी चीज़ की बात करता है, तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम किसी होल की बात कर रहे हो, टोटल की बात कर रहे हो, तो ये हमारे लिए मैक्रोस या माइक्रो इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट क्या है, टोटल कंजप्शन क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, टोटल डिमांड क्या है, टोटल सप्लाई क्या है। जब हम टोटल की बात करते हैं तो हमारे लिए हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब यही हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं कि इंडिविजुअल के एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, तो हम लोग यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके डिफरेंसेस हमने आपको यहाँ पर समझा दिए जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी दोनों की ही कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये की जाती है कि हम लोग इसके टूल्स क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो के समझने के। तो टूल्स जो होते हैं वो होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। माइक्रो को हम लोग समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई के रूप में। जब मैक्रो की बात होती है तो टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि टोटल यानी एग्रीगेट की बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा हम लोग क्या, यानी कि माइक्रो क्या समझता है मैक्रोस के बारे में, ये समझता है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से मैक्रोस क्या समझता है कि ये हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। डिमांड बढ़ती है और घटती रहती है, ये एक जगह पर जाके कांस्टेंट हो जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है। अब जब बात आती है माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते क्यों हैं। पढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये होता है कि हम किसी इंडिविजुअल के बारे में तो जान जाते हैं, हम ये अपने बारे में बता सकते हैं कि हमारे देश के जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन है वो उसमें से कितने लोग
ठीक है, क्या करते हैं इंडिविजुअल्स, किस तरह से अपने इनकम के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल के बारे में तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन हम लोग टोटल के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, इसीलिए हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग सीख गए होंगे, पता चल गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि कहीं हम लोग पीछे से लेकर इसको चलेंगे, जिससे कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर या इस बुक के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो भी बात होगी वो किस चीज़ की बात होगी, मैक्रोस की बात होगी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। हम यहाँ पर ओवरऑल देश की, इंडिया की या कंट्री की बात करेंगे। कंट्री लेवल पर सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, उनकी एक्सपेंडिचर क्या होती है, उनकी इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, ये हम होल के बारे में इस पूरी बुक के अंदर पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। एक एक करके जब हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग एक देख सकते हैं इस तरह का डायग्राम, जिसमें यहाँ पर जो टॉप पर हमारी है चीज़ है वो क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट होता है हमारा प्रोडक्शन फेज़। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फेज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा ये होता है हमारा क्या, इनकम फेज़। ठीक है, और ये जो थर्ड फेज़ होता है ये होता है मेरा एक्सपेंडिचर फेज़। ये इनकम फेज़ होता है, ये प्रोडक्शन फेज़ होता है और ये एक्सपेंडिचर फेज़ होता है। ये 3 फेसेस के रूप में इसको दिखाया जाता है। अब इन 3 फेसेस को समझने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब जब कोई भी एक इंडिविजुअल, ठीक है, फर्म अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसको प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में एक ओनर की ज़रूरत पड़ती है जो क्या कर सके, एक फर्म को स्टार्ट कर सके। जब भी कोई फर्म स्टार्ट होती है तो हमें इन चारों लोगों की या इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जब इससे हम लोग किसी चीज़ का या कोई एक फर्म इन चारों चीज़ों को मिलाकर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो उसके बाद ये प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ जाता है, वो उन्हीं इंडिविजुअल्स के पास जाता है, उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके थ्रू हमने ये सारी चीज़ें ली होती हैं। वो किस तरह से जाता है, जब लैंड, लेबर, कैपिटल और हम एंटरप्रेन्योर मिलकर किसी एक फर्म का प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन कहाँ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है, क्योंकि वो लोग इसको परचेज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जब हम लोग या एक फर्म किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो जब प्रोडक्शन करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो उसको परचेज़ करता है या यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। तो कंज्यूम करता है कैसे, उसके लिए क्या है कि जब हम लैंड का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम रेंट देते हैं, लेबर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग वेजेस देते हैं, कैपिटल का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। यानी कि जब 4 चीज़ों को एक फर्म बनाने में जब इन 4 चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो इन 4 चीज़ों के बदले में 4 चीज़ें वापस भी की जाती हैं उसी हाउस होल्ड सेक्टर को जहाँ से ये 4 चीज़ें ली जाती हैं। आपने बहुत सिंपली ये सुन रखा होगा या आपकी डे टू डे लाइफ में भी होता होगा कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने या किसी, मान लीजिए एक शॉप भी ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेंट पे एक शॉप लेते हैं। तो आपने शॉप ली किस लिए, रेंट पर, तो रेंट आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से उसके अंदर जो भी चीज़ें आप परचेज़ करके रखोगे तो वो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हुई होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ होगा तो उसके बदले में आप उनको क्या दोगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दोगे। इसी तरह से लेबर जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर उनको आप सैलरी या वेजेस दोगे। इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर जब इतनी बड़ी फर्म को रन करता है तो वो किस पर्पज़ से करता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जब वो प्रॉफिट सारी चीज़ें लेता है
तो जब इसको इस फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं, मनी फॉर्म में इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है, उनको इन्वेस्ट करता है एक्सपेंडिचर के ऊपर, और उसके बाद वो रोटेट होके वापस कहाँ चली जाती हैं, फर्म के पास चली जाती हैं। तो इसी तरह से सर्कुलर फ्लो होता रहता है इनकम का, और इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था ये प्रोडक्शन फेज़ था, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट फेज़ है, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन होने के लिए 4 चीज़ें लगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसने जब प्रोडक्शन किया तो इससे इनकम हुई किसको, इन्हीं 4 लोगों को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है इनसे रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम के फॉर्म में मिला। जब इनको इनकम फॉर्म के मिला तो तब इन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर दोबारा एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, जिससे कि इनको इनकम हो गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज़ जो जाना जाता है ये जनरेशन फेज़ जाना जाता है, सेकेंड फेज़ जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, और थर्ड फेज़ जो जाना जाता है वो डिस्पोजिशन फेज़ जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारा इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें बहुत आसानी से समझनी है। एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है फ्लो। इन दोनों चीज़ों को हम लोग किस चीज़ से समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझेंगे कि क्या होता है। ठीक, अभी हम लोगों ने जो सर्कुलर फ्लो की चीज़ें का कॉन्सेप्ट को समझा है, इसमें स्टॉक और फ्लो को बहुत स्लोली, बहुत सिंपल वर्ड में समझेंगे। एक मान लीजिए ये है 31 मार्च 2023 और ये है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल को 30,000 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ, यही एक डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो में। इसको और भी बहुत अच्छी तरह से या बहुत एग्जांपल्स के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन क्लियर एग्जांपल यहाँ पर यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी अवेलेबल है उसको हम लोग स्टॉक मान के चलते हैं। मान लीजिए आपने अभी आपकी फर्म की या कंपनी की जांच होती है और कंपनी की जांच में या चेकिंग में ये पाया जाता है कि आपके यहाँ पर 30,000 यूनिट स्टॉक मौजूद है, तो वो स्टॉक हो गया। फ्लो हमारा रेगुलर कितना प्रोडक्शन हो रहा है या कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग फ्लो के रूप में जानते हैं। क्योंकि एक तरफ क्या होता है कि प्रोडक्शन हो भी रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो भी रहा होता है, बन भी रही होती हैं चीज़ें, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम पर इतना काम हुआ होता है या इतनी चीज़ें हो रही होती, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसको हम लोग फ्लो के रूप में जानते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन का ले लेते हैं। 2022 में कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। 2022 तक कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई इंडिया में, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2022 में कितना पॉपुलेशन बढ़ी, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, और 2022 तक कितनी पॉपुलेशन है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो इसी तरह से हम लोग स्टॉक और फ्लो को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ फ्लो। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए हम लोग दो तरह से इसको समझेंगे। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा फ्लो जो होता है वो मेरा कौन सा फ्लो कहलाता है, मनी फ्लो। एक हो गया रियल फ्लो और दूसरा हो गया मनी फ्लो। अब रियल फ्लो में होता क्या है, रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर वो क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा सेक्टर होता है, कौन सा सेक्टर, फर्म सेक्टर। फर्म हमें क्या प्रोवाइड करता है, फर्म हमें प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमें समझ में आई कि हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और
एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर ये रियल फ्लो हो गया, इसमें मनी कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसीलिए इसको रियल फ्लो के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से जब हम लोग मनी फ्लो की बात करते हैं तो मनी फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है फर्म। तो फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है, सैलरी, ये वेजेस, ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करता है फर्म, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि इन सारी चीज़ों से वो खर्च करता है। तो यहाँ पर फ्लो क्या होगा, मनी का फ्लो हो गया। फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे दिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने दोबारा उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर पैसों को खर्च कर दिया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मनी फ्लो होता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा किस चीज़ का फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है, इसमें मनी कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग जो अभी पहले सर्कुलर फ्लो समझ रहे थे उसी को थोड़ा सा अलग अलग करके इसको बता दिया गया है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा लैंड लेबर कैपिटल जाता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। दूसरे में मनी फ्लो में जहाँ पर फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को उसके बिहाफ पे क्या प्रोवाइड करता है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है, सैलरी, तो उससे वो लोग उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया रियल फ्लो, दूसरा हो गया मनी फ्लो। क्लियर? इसमें बहुत से डिफरेंसेस दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 फैक्टर्स होते हैं इकनॉमी के, इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि वो 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम इन 4 फैक्टर्स को लिख देते हैं। 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, रियल फ्लो, मनी फ्लो क्लियर होने के बाद अब हम लोग जो चौथी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं, 4 फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग, आपको पता है कि हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या चीज़ें करता है। गुड्स और सर्विसेज को कंजप्शन करता है, इसके अलावा कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है, उसके बदले में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लेता है। ये सारे किस सेक्टर के काम हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के। प्रोडक्शन सेक्टर के क्या हैं? वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, उसके बदले में जो चीज़ें उनको लैंड लेबर के रूप में मिली होती हैं उसको वो लोग रिटर्न करते हैं रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी के रूप में। अब उसके बाद यहाँ पर ये 2 सेक्टर हो गए। इसके अलावा 3rd सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर अपना क्या रोल प्ले करता है वो समझते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, लेकिन इसका मेन रोल क्या होता है? वेलफेयर के लिए, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं वो कौन होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा हम लोग डिफेंस के बारे में देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है, और इसका पूरा का पूरा काम होता है पब्लिक सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, या अदर कंट्रीज से के साथ हम लोगों का जो कोलैबोरेशन होता है वो रहता है, जिससे हम एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी कि कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्लोज्ड इकनॉमी और ओपन इकनॉमी। क्लोज इकनॉमी में 3 सेक्टर्स आते हैं, ये 3 सेक्टर्स आते हैं। इसके अंदर हम लोग हाउस होल्ड की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर को इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन जब इकनॉमी की बात होती है, अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इंटरनल सेक्टर्स को इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि कंट्री के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस होता है, वो सारा
क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। वो चाहे हाउस होल्ड से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा फॉरेन ट्रेड भी आ जाता है, यानी कि हम लोग फॉरेन सेक्टर की भी इसके अंदर बात करते हैं, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसमें हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से सारी डील करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो ये इस तरह से ओपन और क्लोज इकोनॉमी के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। भी देखें तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। इसमें 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को भी जानने की कोशिश की। तो ओवरऑल इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा।